हर हर महादेव। वेलकम टू हार्ट ट्यूनिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एक्सप्लेनेशन ऑफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका थ्योरेटिकल टॉपिक मैं आज लूँगा, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में नहीं लेने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखिए, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, जो थॉमसन वगैरह थे और रदरफोर्ड वगैरह थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में तो बताया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पार्टिकल कंसीडर करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर भी शो करेगा। तो जो मैक्सवेल ने हमें यहाँ बताया, उससे हमें काफ़ी हद तक समझने में हेल्प होगा कि कोई वेव कैसी होती है, वेव कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर बाद में जाके चैप्टर में आगे हम इसे इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेंगे। तो असल में ये वेव इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन से रिलेट किया जाएगा, या फिर एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन को जो पार्टिकल्स एनर्जी देते हैं, फोटोन, उनसे रिलेट किया जाएगा। तो आइए पहले आज हम जो समझेंगे, आज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझेंगे। इसे बाद में इलेक्ट्रॉन से रिलेट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा। जेम्स मैक्सवेल सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। देखो, दो वर्ड यूज़ करें, प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। तो मैक्सवेल ने कहा, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जिस पे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी चार्ज हो, अगर वो एक्सक्लेरेट करता है, यानी उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आता है, तो वो अल्टरनेटिंग, अल्टर मतलब एक छोड़ के एक, तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा भी और ट्रांसमिट और निकालेगा भी। बनाना और ट्रांसमिट, बनाना प्रोड्यूस करेगा और ट्रांसमिट मतलब निकालेगा। एंड दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जो फील्ड्स निकलते हैं, वेव की फॉर्म में फील्ड निकलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सक्लेरेट करेगा, तो अपने वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उन्हें निकालेगा, ट्रांसमिट करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। वो जो फील्ड्स हैं हमारे, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखिए, वैसे तो कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जिनके गुण हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से कुछ सिंपल बताए जा रहे हैं 11th के हिसाब से। क्या ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है गुण, सिंपल गुण ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये पहला देखते हैं। पहला ये कहता है, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा था, मतलब ऑक्सीलेट ऐसे जा रहा था, पार्टिकल का मास बहुत कम होता है ना, तो वो क्वांटम फिजिक्स फॉलो करता है, यानी वो ऐसे वेव की तरह जाता है। तो जब ऑक्सीलेट कर रहा था चार्ज पार्टिकल, तो उसमें क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, दी ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सक्लेरेट कर रहा है, ऑक्सीलेशन करता हुआ ऐसे जा रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तो आपका एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट लिया है, वो मैंने लिया है वाई में, वो ऐसे जा रहा है, जैसे सांप जाता है ना जमीन पे, सांप ऐसे जाता है ना जमीन पे, ऐसे जा रहा है ये वाला कंपोनेंट, जो मैंने पतली लाइन दिखाई है। और जो ये जेड एक्सिस से आ रहा है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यूँ, ये यूँ करते हुए आ रहा है, यूँ, जिससे ड्रैगन जाता है, आपने चाइनीज़ फिल्मों में देखा होगा। तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस से आ रहा है ऐसे करके, मैग्नेटिक कंपोनेंट वाई एक्सिस से आ रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल प्रोपोगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, आप अगर ध्यान से देखें, ये लाइन मैंने यहाँ से उठा के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने यहाँ से उठा के ये, और मैंने क्रॉस लगाया, यानी गलत है, ये यहाँ से उठती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंटर से नहीं उठती कभी भी, ओरिजिन से, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है एक्सिस से। एक बार 12th के एग्जाम में आया था बनाने के लिए, बच्चे ने यहाँ से रेडिएशन बना दी थी ऐसे करके, उसे 0 नंबर मिले थे सबको। तो एक बात है कि यहाँ से उठता है, जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसका मैग्नीट्यूड हमारा रहता है कुछ ना कुछ, 0 नहीं लिया जाता। तो ये राइट है, ऊपर से उठाना है ऐसे, अगर यहाँ से ले लोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्राफ नहीं माना जाएगा। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट और प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। देखो, आप यहाँ ये भी समझ पाए कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है जब पार्टिकल प्रोपगेट करता है उसके साथ साथ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। यानी जो वेव्स हैं,
वो इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए और वैक्यूम में मूव। देखो लाइट भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप खुद देख सकते हो लाइट की प्रॉपर्टीज़। उसे क्या है, कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल कर जाता है। ऑन द अदर हैंड साउंड वेव्स एंड वाटर वेव रिक्वायर्ड मीडियम टू मूव। ये सब आप जानते हैं कि साउंड वेव और वाटर वेव्स को मीडियम चाहिए। देखो कभी अभी बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है, लाइट पहले आती है, आवाज़ बाद में आती है, बिजली पहले गिर जाती है, आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है। उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लेकिन साउंड तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से आती है, तो उसे टाइम मीडियम चाहिए होता है और रिक्वायर्ड टाइम। आप ये थर्ड पॉइंट देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत तरह की रेडिएशन होती हैं विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। मैंने बोला बहुत तरह की रेडिएशन होती हैं। पार्टिकल डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। उन रेडिएशन में पार्टिकल भले ही सेम हो, चाहे सारी रेडिएशन एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, लेकिन उनमें डिफरेंट क्या होता है, उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ हमें डिफरेंट बनाती है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जितने भी पार्टिकल्स वेव बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना रहे हैं, उन सबके अंदर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी होगा और इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। डिफरेंट वेव के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको बात करूँ, एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इंफ्रारेड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को और करके लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है अगर किसी वेव की तुम्हें वेवलेंथ पता होगी ना, तो तुम फॉर्मूला पुट करके उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, और एनर्जी पता होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। यानी कोई एक चीज़ मुझे दे दो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कुछ भी एक चीज़ दे दो, बाकी दोनों पैरामीटर निकाल सकते हैं। वेवलेंथ पता होगा तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी निकाल लूँगा, एनर्जी पता होगा तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ निकाल लूँगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि डिफरेंट तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम तो एक रेंज हो गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को जब आपने एक स्केल में रखा हुआ है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव जो यूज़ करी जाती हैं, जो रेडियो वेव FM और AM आता है हमारे पास। FM AM के बारे में आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल कहते हैं FM को, ये आप पढ़ोगे 12th में। तो यहाँ पे देखो इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ जाती है, 10⁸ से लेकर करीब 10⁷ तक। आप देखिए यहाँ तक 5 तक जा रहा है ये रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव का 10⁻12 से लेकर 10⁸ तक जा रहा है लगभग माइक्रोवेव। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वेव डिफरेंटली एक्ट करेंगे। अब माइक्रोवेव में आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उन्हें गर्म कर देता है वो, तो उससे खाना गर्म हो जाता है। इंफ्रारेड रिमोट वगैरह, टीवी का रिमोट वगैरह में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेड धूप में भी आती है रेज, और ये यूवी तो आजकल जम्स को मारने के लिए भी, पानी को प्योर करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। एक्सरे आप जानते हैं, एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है खाल को तो, मांस को तो पार कर जाती है, हड्डियों को पार नहीं करती हैं। गामा रेज का खैर कोई रेडिएशन यूज़ नहीं है, ये हमारे कैंसर कोजिंग होती है, कैंसर पैदा करती हैं। लेकिन ये सारी ये रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, IR तो हम सब यूज़ करते हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगाइए, एक्सरे, गामा रेज, UV रेज को एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगाइए, या कई बार फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में पूछ लेता है, या कई बार वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है। एक बात और, बहुत कम एनर्जी रेंज ऐसी है, यानी रेडिएशन, बहुत कम फ्रीक्वेंसी ऐसी जो हम देख पाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसे कहा गया है। अगर इसे लैम्डा में, वेवलेंथ में कन्वर्ट करूं तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये रेंज ऐसी है वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा मैंने, वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि NCERT वेवलेंथ में दिया है, या बाद में कन्वर्ट करना सीख लोगे। तो 400 से लेके 750 नैनोमीटर वो रेंज है जिसे हम देख पाते हैं। मतलब आपको बताऊं, IR, माइक्रोवेव, FM वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, एक्सरे, इन सब के अंदर फोटोन होता है, इन सब के अंदर फोटोन होता है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, और उसमें से कुछ रेडिएशन को मैं देख पाता हूँ। तो देखो सारी रेडिएशंस फोटोन से बनी होती है, लेकिन हर एक रेडिएशन में फोटोन की एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो इसलिए सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और हमारी आइज़ को ऐसे बनाया गया है, इस तरह डिज़ाइन करा गया है कि मैं सारी फ्रीक्वेंसी नहीं देख सकता, मैं कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही देख सकता हूँ, और वो रेंज है हमारी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर लैम्डा। तो एक बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो रेंज बताओ,
जिसमें हम विजिबल लाइट, मतलब विजिबल लाइट कहाँ कहाँ, जो रेड कलर आप, लाइट कलर जो भी आप आसपास देखते हैं, यानी जो भी कलर आप देख पा रहे हैं, रेडिएशन आप देख पा रहे हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, यानी वो फ्रीक्वेंसी इतनी थी जो आपके आई डिटेक्ट कर सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जाएगी तो आप उसे नहीं देख पाए। जैसे एक्सरे आप नहीं देख पाते, रेडियो के सिग्नल आप देख नहीं पाते, रिमोट में IR वेव्स आप नहीं देख पाते, लेकिन होती तो वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लाइट होती है। उनके अंदर भी वही पार्टिकल है जो लाइट के अंदर है, क्या, फोटोन। तो शायद आप समझ गए होंगे स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को, यानी एनर्जी या वेवलेंथ को एक साथ रख देना एक स्केल में, है ना, इस कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एक बात और, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कर सकता हूँ, एनर्जी के टर्म्स में कर सकता हूँ, है ना, वेवलेंथ के टर्म्स में कर सकता हूँ। नोट करिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टर से मतलब विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज, यानी गुण, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मैंने बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं उन्हें वर्गों में बांटा जाता है, किसके हिसाब से, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से। यानी मैं कहना चाहूँगा जो भी फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻0 से 10⁵ तक होगा उन सबको लॉन्ग रेडियो वेव कहेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक बात देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, HZ, और इसे सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है। ये आपने 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, 9th 10th में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है बच्चों को ये, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जूम पे जब आज मीटिंग करेंगे तब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आपको। वैक्यूम में मैंने कंपेयर करने के लिए 3 डिफरेंट तरह की वेव ली हैं। ये वाली वेव देखिए, देखो मैंने सारे सेंटर से उठा रखी है, तो मैं नहीं कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा 9th का टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि आपने उस समय पता नहीं क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, भगवान जाने क्या। तो यहाँ देखिए कि वेव है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, बीच में लाइन जा रही है, तो ये होती नहीं है, बस बनाई गई है एक रेफरेंस, ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो देखिए वेव यहाँ से उठी, ये रेफरेंस लाइन से पास होती हुई फिर यहाँ पे आके मिल गई, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उठी, रेफरेंस से पास हुई, फिर जाके लाइन से मिल गई। तो जब पार्टिकल रेफरेंस लाइन से उठा और पूरा एक साइकिल करने के बाद रेफरेंस लाइन से जाके मिल गया, इसे बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। तो इसमें जो वेव की जो लंबाई थी, इसे ही वेवलेंथ कहा जाता है। तो मैंने डेफिनेशन में साफ लिख दिया है, वेवलेंथ, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी एक कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ है वेवलेंथ है। अब यहाँ देख लो, ये वेव यहाँ से उठी, नीचे से मान लो यहाँ से गई है, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाके यहाँ मिल गई, तो ये वेवलेंथ हो गया। इसे देखो आप, यहाँ से लाइन उठी, देखो आप यहाँ से उठी, रेफरेंस पॉइंट से पास हुई, यहाँ गई, तो ये देखो वेवलेंथ। तो मैं कहना चाहूँगा, आप खुद देख सकते हो कि वेव की जो लंबाई है, एक कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ है वो घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी थी, उससे कम वेवलेंथ इसकी, उससे कम वेवलेंथ इसकी। और वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे जा रहा है, इतनी लंबाई में, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की लंबाई ली है, उसमें कितनी बार ये ऊपर नीचे हो गया, आप देखिए कितनी बार जा चुका है। ये देखिए उससे कम बार गया है, और ये तो 1 2 3 4 4-5 बार ही ऊपर नीचे गया है बस ये वेव। तो वही कहना चाह रहा हूँ, लैम्डा जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। अब देखो जैसे ये पेन जा रहा है, ये पेन देखना, ये पेन ऐसे जा रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी कम है। अगर यही पेन हमारा ऐसे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम हो गई। एक बात देखिएगा, इन वैक्यूम फॉर द अबव waves, wavelength and the frequency will different, but these all will travel with the same speed। मैंने कहा वैक्यूम में इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यानी गुण, लेकिन सारी मूव करेंगी एक स्पीड से, पाया गया एक्सपेरिमेंट में। और क्या स्पीड रहती है, 3 × 10⁻m/s। दिस कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। यानी कोई भी रेडिएशन हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ भी हो, वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये पाया गया कि अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो मल्टी प्रोडक्ट आता है किसके बराबर आता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। इसलिए रिलेशन सामने आ गया कि अगर आप कभी स्पीड ऑफ लाइट को किसी रेडिएशन की वेवलेंथ से डिवाइड करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते, मतलब वेवलेंथ निकालना चाहते हो, तो स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दो, यानी स्पीड ऑफ लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ऑफ रेडिएशन। इट इज़ ऑलवेज, ये फॉर्मूला हमेशा फॉलो होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। दूसरी बात देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी वर्ड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कोई आदमी टप पे खिला रहा है बॉल को, तो वो इवेंट बार बार हो रहा है एक यूनिट टाइम में, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर पर यूनिट ऑफ टाइम। एक क्षण में, समय के एक क्षण में जितनी बार कोई इवेंट हुआ है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड का टाइम था, यहाँ से यहाँ तक वेव 1 सेकंड में पहुँच गई। देखो कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ है, ये बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ बहुत बार हुआ है। एक रेफरेंस पॉइंट से, मैंने बीच वाली लाइन क्या मानी, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से कितनी बार वेव ऊपर नीचे गया है, जिसको फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी और कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम है। तो मैंने वही बताया, एक यूनिट टाइम में, ठीक है ना, कितनी बार। तो सबसे छोटी इकाई समय की वो सेकंड है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार कोई इवेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड। मान लो एक सेकंड में, मान लो मैंने पेन को ऐसे कर दिया, एक बार देखो, एक सेकंड में मैंने पेन को रखा, 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड में 6 बार ऊपर नीचे किया तो फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। अगर मैंने ऐसे करा 3, एक सेकंड में 3 बार ऊपर नीचे किया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 हो गई। तो ये कह सकता हूँ मैं। अगर देखिए वेव नंबर क्या होता है, अगर आप वेव लेंथ जान गए, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की जो लंबाई है हमारी वेव लेंथ है। इसे मीटर सेंटीमीटर दोनों में ले सकते हैं। व्हाट इज़ वेव नंबर? तो वेव नंबर क्या है? वेव नंबर द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ मान लो आप मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस मान लो, 1 मीटर का मान लो ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो उसमें कितनी वेव लेंथ आ रही है? देखो यहाँ पे क्या आया, मैं मानता हूँ लगभग, आप देखिए यहाँ पे लगभग 2 ही वेव लेंथ आएंगी, 1 साइकिल और 2 साइकिल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी कंप्लीट साइकिल आ रही है एक यूनिट लेंथ में। जो लंबाई मैंने ली है उसमें कितनी कंप्लीट साइकिल एक वेव की आ जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। निकालना बड़ा आसान है। वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। एक साइकिल की लेंथ से डिवाइड कर दो 1 को, तो वेव नंबर निकल के आ जाता है। नोट, लैम्डा इज कॉमनली टेकन इन सेंटीमीटर। लैम्डा को यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया जाता है नीचे, तो वेव नंबर की यूनिट आती है वो सेंटीमीटर इनवर्स आती है। तो यूनिट ऑफ वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा सेंटीमीटर में लेते हैं, नॉट इन मीटर, यानी एसआई में नहीं लिया जाता। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉमनली लिया ही नहीं जाता है ना, तो पहले से चला आ रहा है तो इसलिए सेंटीमीटर में से लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, आपको लैम्डा फ्रीक्वेंसी वगैरह में डाउट होगा क्योंकि 9th 10th में पढ़ाया जाता है, तो आप शायद नहीं पढ़े होंगे इससे पहले, बाकी कोई होगा तो यू कैन आस्क मी।